हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। हमारा रिवीजन बैच चल रहा है जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है उन पे रिपीट होते रहे या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में जिनके आने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज़्यादा रहती है, वो क्वेश्चंस हम इस MIQ सीरीज में डिस्कस करते हैं। हमारे चैप्टर्स है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमारा मैप वर्क भी हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब हम रिवाइज करें, हमारा मिशन है कि हम 100% सिक्योर करें, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम इजीली 95+ स्कोर कर पाते हैं। आज हम इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप सिविक्स भी बोलते हो, उसके 6th चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर इस साल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यानी जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेम एनी 2 पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे मैंने वेस्ट बंगाल की 2 पॉलिटिकल पार्टीज ही क्यों लिया, क्योंकि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन होने वाले हैं तो ये हॉट में रहेगा। तो यहाँ पर हमें 2 पॉलिटिकल पार्टी यानी कि पश्चिम बंगाल के 2 राजनीतिक दलों के नाम बताने। तो 2 राजनीतिक दल हैं पश्चिम बंगाल के, उनमें फर्स्ट है तृणमूल कांग्रेस जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है, सत्तारूढ़ दल है, और दूसरा है फॉरवर्ड ब्लॉक जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पॉलिटिकल पार्टी है। ओके, उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सेंटर में रूलिंग पार्टी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% रहेंगे आपके एग्जाम में। तो हमें बताना है भारतीय जनता पार्टी की मुख्य मार्गदर्शक विचारधारा क्या है, उसकी मुख्य विचारधारा क्या है। तो उसकी मुख्य विचारधारा कल्चरल नेशनलिज्म यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास रखती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। थर्ड हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं दल बदल, यानी दल बदल किसे कहते हैं। चेंजिंग पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर विनिंग द इलेक्शन इज नोन एज डिफेक्शन। चुनाव जीतने के बाद अपना दल बदल लेना दल बदल कहलाता है। आमतौर पे अभी हालांकि इसके ऊपर रोक लगी है एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण, जो दल बदल विरोधी कानून है उसके कारण। पहले ऐसे होता था कि मंत्री पद या पैसे के लालच में पार्टियां बदल ली जाती थी। उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा, वाई इज वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम। यहाँ पे बात की गई कि एक दलीय जो प्रणाली है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्यों। यानी 3 टाइप की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है, 1 और द सिंगल पार्टी सिस्टम, बाय और द 2 पार्टी सिस्टम एंड द मल्टी पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम में क्या होता है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, वही चुनाव लड़ती है, वही चुनाव हारती है, वही चुनाव जीतती है, लाइक दैट ऑफ इन चाइना। चाइना में ऐसा है। 2 पॉलिटिकल पार्टी या बाय पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि ओनली 2 पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर कंट्री, एंड जो रस्साकसी होती है पावर के लिए वो उन्हीं 2 के बीच में ही होती है, लाइक दैट ऑफ UK, USA में ऐसा है, अमेरिका में, ब्रिटेन में ऐसा है। मल्टी पार्टी सिस्टम है जो हमारे देश में है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है जो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है, 1 पार्टी सिस्टम है, वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, 1 पार्टी सिस्टम हैज़ नो डेमोक्रेटिक ऑप्शन। एक जो दलीय प्रणाली होती है उसमें लोगों के पास कोई लोकतांत्रिक विकल्प नहीं होता, यानी लोग चुने किसे, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो चुन ही नहीं सकते। इट मीन्स दैट देयर इज ए लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, उनके पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती, तो इसलिए डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और जहाँ पर जो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है उसको हम डेमोक्रेसी, रियल सेंस में डेमोक्रेसी कह ही नहीं सकते। ओके, उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डज शिवसेना एग्जिस्ट एज ए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। कौन से स्टेट में शिवसेना है वो एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, यानी शिवसेना किस प्रांत का क्षेत्रीय दल है, ये हमें बताना है। ओके, तो ये महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी, आप सभी अवेयर हैं, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिकल पार्टी है। नाउ लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा 1 मार्क्स में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको पूछा जा सकता है, विच इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कौन सा, ये हमें बताना। सबसे पुराना राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में 1885 में जिसका गठन हुआ था बाय A.O. ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे।
उसके बाद 7th हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा, गिवन एग्जांपल ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम का एक एग्जांपल देना है कि कौन से देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है, एक दलीय प्रणाली है, तो वो है चाइना, चीन का हम एग्जांपल देंगे। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑफ बाय पार्टी सिस्टम के हमें एग्जांपल्स देने। सो 2 दलीय प्रणाली है, वो कौन से देशों में, यूके और यूएसए में है। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा, व्हेन वाज भारतीय जनता पार्टी फॉर्म्ड एंड व्हाट इज इट्स इलेक्शन सिंबल। इस चैप्टर से रिलेटेड आपका 1+3 मार्क्स के क्वेश्चंस है जो बीजेपी से रिलेटेड रह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी है वो रूलिंग पार्टी है। ओके, जो रूलिंग पार्टी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% रहेगा। तो यहाँ पे पूछा गया बीजेपी है उसका गठन कब हुआ और उसका इलेक्शन सिंबल यानी चुनाव चिन्ह क्या है। तो 1980 इट वॉज फॉर्म्ड इन 1980 एंड इलेक्शन सिंबल ऑफ बीजेपी इज लोटस फ्लावर। भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी और उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, जो सभी को पता है। उसके बाद 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी क्या होती है, जो आपकी वर्कशीट में भी ये क्वेश्चन था। सत्ताधारी या सत्तारूढ़ दल से आप क्या समझते हैं, क्या होता है। द पार्टी दैट विन्स द इलेक्शन एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज नॉन एज रूलिंग पार्टी। जब कोई दल चुनाव जीतकर सरकार का गठन करता है तो उसे बोलते हैं हम सत्ताधारी या सत्तारूढ़ दल बोलते हैं, रूलिंग पार्टी बोलते हैं। ओके, जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा और डिटेल में इसी को डिस्कस करने वाले हैं। विच पॉलिटिकल पार्टी इज रूलिंग पार्टी इन दिल्ली एंड एट सेंट्रल गवर्नमेंट। हमें बताना है कि दिल्ली में रूलिंग पार्टी कौन सी है और केंद्र में कौन सी पार्टी है जो सत्तारूढ़ दल है। ओके, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी इज द रूलिंग पार्टी इन दिल्ली एंड बीजेपी इज एट सेंट्रल लेवल। तो रूलिंग पार्टी वो होती है जिसकी सरकार होती है, तो बीजेपी की सरकार है, सो बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी। और दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी, आप इज द रूलिंग पार्टी। ओके, तो ये हमारे 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा सरसरी तौर पर जो स्टेट्स हैं नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ स्टेट्स की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। लाइक दैट ऑफ आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल बिहार से है, जेडीयू इज ऑल्सो फ्रॉम बिहार। ओके, समाजवादी पार्टी फ्रॉम यूपी, तो उनको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट है जिसमें हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नेम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। तो हमें 2004 की अपडेटेड लिस्ट है जो एनसीईआरटी में दी गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें नेम बताने। तो एट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक 6 पॉलिटिकल पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो ये 6 दल हैं, 6 पॉलिटिकल पार्टीज है जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से होते हैं, जिनका दबदबा एक राज्य से थोड़ा बाहर होता है, यानी कि जिनके स्पोर्ट या वोट बैंक का वो एक राज्य में लिमिटेड नहीं होता बल्कि उसके बाहर भी होता है। ओके, ये तो हम मोटे तौर पे बात करें, एग्जैक्टली क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसमें 6 पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है जिनको आपको सिर्फ नेम मेंशन करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। उनमें रहेगा सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका इलेक्शन सिंबल हाथ का निशान है। उसके बाद बीजेपी है जिसका इलेक्शन सिंबल है लोटस यानी कि कमल का फूल है। उसके बाद तीसरी है बसपा, बहुजन समाज पार्टी है, हाथी एलिफेंट है, इलेक्शन सिंबल है। उसके बाद चौथी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है वो है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की पॉलिटिकल पार्टी है जिसका चुनाव निशान है वो घड़ी है, वो हाथ घड़ी भी नहीं है, वो अलार्म टाइप की एक घड़ी है जो टेबल के ऊपर रखी जाती है, इस टाइप की एक घड़ी है जो उसका चुनाव निशान है। उसके बाद यानी 4 पॉलिटिकल पार्टीज हो गई नेशनल, पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी और एनसीपी यानी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। उसके बाद 5वीं है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और उसके बाद 6ठी है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में मार्क्सवादी लिखा जाता है। ये दोनों वेस्ट बंगाल और केरला तथा त्रिपुरा में काफ़ी इनका इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वोट बैंक है। तो 6 पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके हमें नेम मेंशन करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा जो 3 मार्क्स में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में MIQ में है, व्हाट इज मींट बाय पॉलिटिकल पार्टी, डिस्क्राइब द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। हमें बताना है पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ओके, और पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर, ओके, और टू फॉर्म गवर्नमेंट। कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों का समूह होता है जो एक साथ आते हैं चुनाव लड़ने के लिए और सरकार बनाने के लिए। उद्देश्य तो यही होता है मेन एम
कि चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, चाहे किसी की सरकार बने ना बने वो अलग बात है। ओके, तो ये होता है राजनीतिक दल। इसके 3 प्रमुख घटक होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। लीडर्स होते हैं, पहला होता है। उसके बाद इसके जो सपोर्टर फॉलोअर से पहले आ जाएंगे एक्टिव मेंबर्स। ओके, यानी कि पहला कंपोनेंट होते हैं लीडर होते हैं जो हाई लेवल के होते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरे होते हैं एक्टिव मेंबर, यानी कि सक्रिय सदस्य होते हैं जो हर रैली में आगे पीछे मिलेंगे, हर नुक्कड़ पे पान वाले के पास बहस करते मिलेंगे, वो होते हैं एक्टिव मेंबर। और थर्ड जो कंपोनेंट होता है फॉलोअर्स होते हैं जो ज़्यादा शोर हल्ला नहीं करते लेकिन उसका पक्का वोट बैंक होते हैं। ओके, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। यानी नेता होते हैं, उसके समर्थक, कट्टर समर्थक कह सकते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं, और तीसरे होते हैं जो अनुयायी होते हैं, सिर्फ फॉलो करते हैं, वोट डालते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स में इस चैप्टर से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, एक्सप्लेन वेरियस पार्टी सिस्टम विद एग्जाम्पल्स। हालांकि ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। सो एज वी हैव अर्लियर डिस्कस दैट देयर आर द 3 पार्टी सिस्टम इन द वर्ल्ड। 3 टाइप के पार्टी सिस्टम होते हैं, यानी 3 प्रकार की दलीय प्रणाली होती है। एक होती है एक दलीय प्रणाली, सिंगल पार्टी सिस्टम, जिसमें पूरे देश में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है जो इलेक्शन लड़ती है और वही सरकार बनाती है, लाइक दैट ऑफ इन चाइना। चाइना इज ए सिंगल पार्टी कंट्री। ओके, सेकेंड होता है बाय पार्टी सिस्टम और द 2 पार्टी सिस्टम जिसको कहेंगे। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम ओनली 2 पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट एंड कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शेयर पावर्स, यानी 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज होती है, राजनीतिक दल होते हैं मुख्य तौर पर, वही चुनाव लड़ते हैं और वही सरकार बनाते हैं। बारी बारी से आमतौर पे अदला बदली हो जाती है उनकी, जैसे यूके में है यानी ब्रिटेन में है, और जैसे यूएसए यानी अमेरिका में है। ओके, उसके बाद थर्ड होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुदलीय प्रणाली। In many countries there are the more than 2 political parties. They contest elections and try to hold the power, यानी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आमतौर पे जो कल्चरल डाइवर्स कंट्रीज होते हैं, बड़े देश होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार का सिस्टम होता है। इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। वी हैव मोर देन 750 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, 750 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे देश में। ओके, तो होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इसका एग्जाम्पल हम देंगे इंडिया। तो 3 टाइप के हो गए ना, सिंगल, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। उसके बाद थर्ड जो फोर्थ हमारा क्वेश्चन बनेगा, व्हाई डू वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। व्हाई डू वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली क्यों है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है जो मल्टी पार्टी सिस्टम से निकला हो कि हमने इसी को क्यों अपना रखा है। तो इसके कई सारे कारण हैं। पहला, इंडिया इज ए क्वाइट डाइवर्स कंट्री, यानी कि काफ़ी विविधता है और हर किसी को आगे आने का मौका मिले इसके लिए बहुदलीय प्रणाली ही बेहतर है। दूसरे ये कि साइज और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी इंडिया काफ़ी बड़ा है, इसलिए भी हमारे यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली ही बेहतर है, क्योंकि जितने भी स्टेट्स हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। नेक्स्ट है जो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी टू। डेमोक्रेसी के लिए भी मल्टी पार्टी सिस्टम है वो बेटर होता है, बिकॉज पीपल शुड हैव द रियल चॉइस। उनके पास चुनने के लिए, चुनाव करने के लिए कुछ चॉइस होनी चाहिए, और वो चॉइस तभी मिलती है जब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो। ओके, तो इसलिए हमारे देश का साइज बहुत बड़ा है, जनसंख्या के आधार पर विविधता बहुत अधिक है, और साथ ही साथ लोकतंत्र में भी लोगों को सही में विकल्प देने के लिए हमने मल्टी पार्टी सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया है। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन बनता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रीजनल एंड नेशनल पार्टी। प्रांतीय या क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है। इसमें हमारे एक्चुअली में 2 क्वेश्चन बनने एक साथ। हमारा ऐसे पूछा जा सकता है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज किसको कहेंगे या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी किसको कहेंगे। तो इसमें कंडीशंस होती है कि टू रिकॉग्नाइज एज ए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि किसी को मान्यता लेनी है कि वो प्रांतीय दल है, क्षेत्रीय दल है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, दैट पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट इन द असेंबली इलेक्शन। यानी कि जब राज्य के चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, जैसे दिल्ली के हुए, तो उन चुनावों में 6%, 6% वोट लेने पड़ेंगे उन्हें, कम से कम मिनिमम, यानी कि टोटल जो वोटिंग हुई है उसमें 6% वोट लेने हैं। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? दे नीड टू विन एटलीस्ट 2 सीट्स, 2 सीटें जीतनी है। अगर ये दोनों काम कर लिए तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। कैसे? एज ए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि जिसको क्षेत्रीय या प्रांतीय दल
के तौर पर। ओके, मोटे तौर पे तो हम ये बोलते हैं कि जिसका एक ही राज्य में वोट बैंक होता है वो प्रांतीय दल होता है, लेकिन हम अगर उसे मान्यता लेनी हो तो हमें ये कंप्लीट प्रोसेस लिखना है कि एनी पॉलिटिकल पार्टीज दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% वोट्स इन असेंबली इलेक्शन एंड विन्स मिनिमम 2 सीट्स इज नॉन एज और इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उसे मान्यता दे दी जाती है। ओके, क्लियर। उसके बाद है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है। तो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसका दबदबा वोट बैंक होता है वो एक से ज़्यादा राज्यों में होता है। ओके, लेकिन अगर हम इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो एनी पॉलिटिकल पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% वोट इन द लोकसभा इलेक्शन, इन द एंटायर कंट्री में जो वोटिंग हुई उसका 6% वोट इसको मिल जाए, और गेट 6% वोट इन द 4 स्टेट असेंबली इलेक्शन, यानी 4 राज्यों में जो असेंबली इलेक्शन हुए उसमें भी उसे टोटल 6% वोट मिल जाए, टोटल उनके वोट हैं उसका 6% मिल जाए, एंड ऑल्सो विंस एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट्स इज देन दैट पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि या तो वो पूरे देश में जो इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के उसमें 6% वोट मिले, या फिर जो 4 स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए हैं राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसमें वो 6% वोट ले ले, टोटल कर दिए उनके और उनमें से टोटल में से 6% वोट आ जाए, और साथ ही साथ सेकंड कंडीशन है 4 लोकसभा सीट वो जीत ले तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया जाता है। ओके, जैसे आम आदमी पार्टी है दैट इज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एंड बीजेपी, कांग्रेस, दीज आर द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद 6th क्वेश्चन है दैट इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा इस चैप्टर से, वो है व्हेन वाज बीजेपी फॉर्म्ड एंड मेंशन इट्स मेजर आइडियोलॉजीज। बीजेपी पे पूरा फोकस है क्योंकि रूलिंग पार्टी है। तो यहाँ पे बीजेपी का गठन कब हुआ तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बीजेपी वाज फॉर्म्ड इन 1980। उसके बाद बताना इसकी मुख्य विचारधारा क्या है। तो मुख्य विचारधारा इट बिलीव्स इन द कल्चरल नेशनलिज्म में बिलीव करती है, यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसको हम हिंदुत्व कह सकते हैं उसमें ये बिलीव करती है, एंड इट बिलीव्स इन द यूनिफॉर्म लॉ फॉर द इंटायर कंट्री। ये बिलीव करती है कि पूरे देश में एक जैसे कानून व्यवस्था होनी चाहिए। सेकंड, इट इज़ इन द फेवर ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसके ये फेवर में है, आर्थिक जो नई आर्थिक सुधार है उसके ये फेवर में मानी जाती है, एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड, इसको भी ये भी समझा जाता है कि ये जो धार्मिक जो रिलीजियस कन्वर्जन है उसके अगेंस्ट है ये। ओके, तो हमें 3 या 4 कुछ पॉइंट्स मेंशन करने कि किस में बिलीव करती है। इट बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, पहला ये लिख सकते हो, डेमोक्रेसी में बिलीव करती है तभी इलेक्शन लड़ रही है। इट बिलीव्स इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इट बिलीव्स इन कल्चरल नेशनलिज्म, यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास रखती है। इट इज़ इन द फेवर ऑफ द वन नेशन वन लॉ, एक देश एक कानून के पक्ष में है, एंड इट इज़ अगेंस्ट द रिलीजियस कन्वर्जन, जो धार्मिक धर्मांतरण होता है तो उसके खिलाफ मानी जाती है। तो ये इनकी जो आइडियोलॉजी है वो हमें अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि अभी तक जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में देखें तो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो या तो आइडियोलॉजी कांग्रेस की पूछी गई या फिर बीजेपी की, और दिस ईयर चांसेस है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगी। नाउ लेट्स मूव टू द 5 मार्क्स क्वेश्चंस, जो हमारा थर्ड सेगमेंट है कि कौन से क्वेश्चंस है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में रहेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य क्या है, या फिर हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। ये एक ही क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, यानी कि एक ही बात है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि कार्य बताइए या फिर हमें उनकी ज़रूरत क्यों है। तो हमें फंक्शंस बताने हैं। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि पहला जो इनका कार्य होता है चुनाव लड़ना, और उसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, चुनाव लड़े जाते हैं। चुनाव कौन लड़ता है, मुख्य तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती है। तो पहला ये है। दूसरा जो इनका कार्य होता है टू फॉर्म गवर्नमेंट, यानी कि इसके लिए हमें चाहिए, किसके लिए, सरकार बनाने के लिए। जो पॉलिटिकल पार्टी है चुनाव जीत जाती है वो सरकार बनाती है, तो सरकार कौन बनाता है, पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके लिए भी हमें राजनीतिक दल चाहिए। थर्ड है टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए। अब जो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है वो विपक्ष की भूमिका निभाती है, यानी वो सरकार के ऊपर नजरें रखती है, कुछ भी गड़बड़ हुआ आंदोलन छेड़ दो। ओके, यानी कि एक तरीके से उनके काम को ऑब्जर्व करती है। सो टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी, यानी विपक्ष की भूमिका के लिए भी हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है। सेकेंड, टू मेक द लॉज, कानून बनाने के लिए। कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट असेंबली बनाती है, लेकिन उसमें है कौन, पॉलिटिकल पार्टी के ही मेंबर होते हैं ना। तो सो टू मेक द लॉज टू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, यानी कानून निर्माण में भी राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी उनका कार्य होता है। टू मेक द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज,
नीतियों का निर्माण करना, प्रोग्राम्स का, कार्यक्रमों का निर्माण करना कि देश में क्या होना चाहिए, राज्य में क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये कौन करता है? ये पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है, जो चुनाव में हमारे पास अपनी प्रोग्राम पॉलिसीज़ लेकर के आती है, फिर हम वोट देते हैं, फिर वो उनको इम्प्लीमेंट यानी लागू करती है। सो टू मेक द प्रोग्राम पॉलिसीज़ वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि कार्यक्रम और नीतियों के लिए भी हमें इन राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ we also need these political parties to be the chain between the government and the ordinary people। जो साधारण लोग होते हैं और सरकार होती है, उसके बीच में चेन का काम करते हैं, कड़ी का काम करती हैं राजनीतिक दल। जैसे जो छुटभैया नेता होते हैं वो हमें कहीं पर भी मिल जाते हैं तो हम उनके पास जाते हैं, वो हमें सरकार तक पहुंचाते हैं ना। तो ये सरकार और लोगों के बीच में कड़ी का काम भी करते हैं। इसके साथ साथ जो जनमत का निर्माण है, लोगों की सोच जो है उसका निर्माण भी राजनीतिक दल करते हैं। तो अगर आप 5-6 भी कर दोगे तो काफ़ी रहेगी, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए, सरकार बनाने के लिए, विपक्ष की भूमिका के लिए, नीतियां बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, लोगों और सरकार यानी जनता और सरकार के बीच में कड़ी की कार्य करने के लिए हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है, दैट इज़ व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुख्य चुनौतियाँ कौन सी है? ये क्वेश्चन आपका 100% रहेगा। ये 1 में रह सकता है, अगर 5 में नहीं आया 3 में रह सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें चुनौतियाँ बताने की कौन कौन सी समस्याएं हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। ओके, सो इसमें फर्स्ट जो चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन जिसमें कहेंगे वंशवाद की चुनौती, द चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, जिसे हिंदी में बोलेंगे हम वंशवाद की चुनौती। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, दीज आर फेसिंग दिस चैलेंज। उसमें क्या होता है, एक परिवार की लिमिटेड कंपनी बन गई है ये पार्टियां, वही चलाते हैं, वही सीएम बनते हैं, वही पीएम बनेंगे, वही आगे लेके जाएंगे, वही डिसाइड करेंगे। तो ये एक चैलेंज है, बिकॉज इन ए डेमोक्रेसी ऑल द पीपल शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन ऐसा नहीं होता भैया। वहाँ पे क्या होता है कि जिस परिवार की है उसी की चलेगी, आप पार्टी छोड़ सकते हो। तो ये पहली है वंशवाद की चुनौती जिससे सभी पॉलिटिकल पार्टी वो जूझ रही है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टीज ले लीजिए, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है। अब पंजाब की ले लीजिए अकाली दल, या फिर आप बसपा ले लीजिए, या फिर आप समाजवादी पार्टी आरजेडी ले लीजिए। तो मोस्टली जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस चैलेंज को फेस कर रही है, यानी कि वंशवाद की चुनौती, चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। उसके बाद जो सेकेंड चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो लोकतंत्र का आधार होती है, लेकिन खुद में ही लोकतंत्र नहीं है। ऐसा है, कैसे है? बिकॉज दे डोंट होल्ड इलेक्शंस, रेगुलर इलेक्शंस। ये लगातार अपने चुनाव नहीं करवाते हैं, कौन वहाँ प्रेसिडेंट बनेगा, कौन क्या करेगा। सो यहाँ पर ना ही जो नॉर्मल फॉलोअर्स हैं, जो ऑर्डिनरी फॉलोअर्स हैं, उनसे पूछा जाता है किसको टिकट दी जाए, क्या किया जाए। तो वहाँ पे जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो नहीं होती, यानी आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। ये भी एक चुनौती है, दैट दे लैक द इंटरनल डेमोक्रेसी एंड द डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप मोस्ट 4-5 लीडर्स इग्नोरिंग द अदर वर्कर्स, बाकी को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे दूसरी चुनौती, यानी कि पहली वंशवाद की हो गई और दूसरी आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। जो थर्ड चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, दैट इज द मसल पावर, चैलेंज ऑफ मसल पावर, बाहुबल की चुनौती जिसे हिंदी में कहेंगे। बाहुबल की जैसे कुछ गुंडे तत्व हैं, आपराधिक किस्म के तत्व हैं, वो टिकट ले लेते हैं और टिकट के बाद वो चुनाव भी जीत जाते हैं, जुगाड़ करके कैसे भी करके। तो ये जब पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, असेंबली में आते हैं, क्या लगता है देश सही डायरेक्शन में जा पाएगा? क्या डेवलपमेंट ठीक से हो पाएगा? सो दिस वन इज ऑल्सो द चैलेंज, बिकॉज नाउ ए डेज इन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज 15 to 20% MLAs और द MPs आर हैविंग द क्रिमिनल बैकग्राउंड उनका होता है। तो ये भी एक चैलेंज है, हम सभी के लिए चैलेंज है। उसके बाद फोर्थ जो चैलेंज है, यूज ऑफ मनी पावर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल हैविंग द मनी दे आर एबल टू गेट द टिकट्स, टिकट उनको मिल जाती है जिनके पास पैसा, यानी कि इसको बोलेंगे धन बल की चुनौती। पैसे वाले लोग टिकट ले लेते हैं और पैसे के बल पर चुनाव भी जीत जाते हैं, यानी कि आम व्यक्ति, जो हम बराबरी की बात करते हैं, समानता की, वो तो रही नहीं चुनाव में। आम व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं, वो चुनाव ही नहीं जीत पाएगा। तो दिस वन इज द फोर्थ चैलेंज। ओके, फिफ्थ चैलेंज है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस, यानी विकल्पहीनता की चुनौती।
वैसे तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी होती है, इलेक्शन में हम वोट डालने के लिए जाते हैं, 25-30 हमें वहाँ पे कैंडिडेट मिलेंगे, लेकिन क्या होता है सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, उनकी प्रोग्राम और पॉलिसीज एक जैसी होती है इलेक्शन जीतने के बाद। तो हमारे पास मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है कि किसको वोट डालें, डालना तो है किसी एक को डाल देंगे, निकलने सारे एक जैसे ही है। ओके, तो ये 5 चैलेंजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ द चैलेंज ऑफ सक्सेशन, डायनेस्टिक सक्सेशन। सेकंड जिस चैलेंज की हमने बात की थी, सेकंड चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी यानी आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। थर्ड है द चैलेंज ऑफ मसल पावर, चैलेंज ऑफ मनी पावर फोर्थ होगा, एंड लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस ये पांचवा होगा। यानी 5 चुनौतियाँ कौन सी है? वंशवाद की चुनौती, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, और धन बल की चुनौती, बाहुबल की चुनौती और विकल्पहीनता की चुनौती। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद जो हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, दिस वन इज द लास्ट वन फ्रॉम दिस चैप्टर, सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टी सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। हमें राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कुछ सुझाव देने हैं। ओके, तो कुछ सुझाव देने हैं। तो इसमें पहला सुझाव ये रहेगा कि द इलेक्शन मस्ट बी फंडेड बाय द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट है वो फंडिंग दे, पैसा दे चुनाव के लिए, ताकि जो अमीर गरीब हैं वो एक बराबर हो सके, चुनाव तो लड़ पाएँ एटलीस्ट। तो इसके लिए सरकार के लिए हम सुझाव ये दे सकते हैं, जैसे पंपलेट जो भी चाहिए वो सरकार ही दे दे उनको। ओके, सो इलेक्शंस देयर मस्ट बी द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, यानी कि सरकार पैसा दे चुनाव के लिए। दूसरा सुझाव ये रहेगा देयर मस्ट बी द 33% रिजर्वेशन फॉर द वीमेन, महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, इससे भी इम्प्रूवमेंट होगा पॉलिटिकल सिस्टम में। थर्ड है द इलेक्शंस ऑफ इंटरनल जो उनकी बॉडीज़ होती है, काउंसिल होती है, उसके कंपलसरी होने चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं तो उनके इंटरनल इलेक्शंस है वो कंपलसरी होने चाहिए। तीसरा सुझाव हम ये दे सकते हैं कि टाइम टू टाइम होने चाहिए। फोर्थ होगा देयर मस्ट बी द बैन ऑन द क्रिमिनल्स टू कंटेस्ट इलेक्शन, जो अपराधी लोग हैं उनके चुनाव लड़ने पर कंप्लीटली रोक होनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ सुझाव रहेंगे जो हमें देने हैं। तो ये हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो इस चैप्टर में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतने ही क्वेश्चंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि सर इतना ही कर लें काफ़ी रहेगा? हाँ, मोर देन इनफ रहेगा। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो श्योर आपके 3 मार्क्स और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सेम यही रहने वाले हैं। 1 मार्क्स में अगर कोई क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया वो नहीं रहेगा तो वो उनमें से रहेगा जो हमारे लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आपके क्यूरीज डाउट्स है वो लिए जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।